मंडला से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। शराब ठेकेदार और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के बीच विवाद, वीडियो वायरल। बीती रात का वीडियो बताया जा रहा है। ठेकेदार और उनके साथी बंदूकें लिए इसमें नजर भी आ रहे हैं। शराब व्यवसाय से जुड़ा ये पूरा विवाद है। दोनों पक्षों ने बमनी थाने की शिकायत की है और केस भी इसका दर्ज हो चुका है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पर मंडला शराब ठेकेदार और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के बीच का ये पूरा विवाद है। वीडियो वायरल हो रहा है। बीती रात का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है राजेश पटेल? हाँ। क्या दिक्कत है, बताओ ना। क्या दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? कैसे गाड़ी रोक रहे हो? गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। हाँ, गाली मत बक, साइड निकाल। क्या दिक्कत है भाई? कौन है? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? तो मंडला से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर शराब ठेकेदार और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के बीच विवाद हुआ, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीती रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। ठेकेदार और उनके साथी बंदूकें लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शराब व्यवसाय से जुड़ा ये विवाद है और दोनों पक्षों ने बमनी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। गुंडागर्दी चल रही है। हाँ, गाली मत बक, साइड निकाल। क्या दिक्कत है भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में रिश्तों के कत्ल की वारदात सामने आई है। अकालतरा थाना इलाके के कोटमी सोनार गांव में एक पत्नी के सामने ही प्रेमी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी युवराज निषाद ने गैती से हमला कर पति अमरनाथ केवट की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी प्रेमी से 8 महीने पहले एक सामाजिक कार्यक्रम में मिली थी। इसके बाद दोनों के बीच संबंध गहरे हुए और इसी दौरान पत्नी पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। करीब 4 महीने तक उसके साथ रही। इसी दौरान हत्या की साजिश रची और वारदात से 4 दिन पहले पत्नी पति के पास वापस लौटी। इसके बाद आरोपी पत्नी ने प्रेमी को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी और फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। घटना कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ये है कि पति पत्नी का कुछ दिनों से विवाद चल रहा था इन वर्षों में। इस कारण से पत्नी का जो भी आकर्षण या प्रेम संबंध बोलना चाहिए प्रेमी से हुआ था। इसी में चीज़ें जो है इनकी घटना आगे इस तरह से परिलक्षित हुई है। रायपुर में हिंदू स्वाभिमान संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ट्रस्ट की लीज रिन्यू करने की आवेदन को खारिज कर इसे सरकार को निहित करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि सिविल लाइन से लगभग 35 एकड़ जमीन अलग अलग चर्च ट्रस्ट को लीज पर दी गई थी। इनमें से कई हिस्सों की लीज साल 2022 में ही खत्म हो चुकी थी। इसके बाद भी चर्च ट्रस्ट काबिज था और कमर्शियल गतिविधियों से धन अर्जित कर रहा था। ऐसे ही 5.5 एकड़ की बेशकीमती जमीन की लीज खत्म हो गई थी, जिसे लेकर ट्रस्ट ने कलेक्टर से रिन्यू करने का आवेदन लगाया था और इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट में याचिका लगाई थी। इसे खारिज कर जमीन को सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाने की मांग की थी। हमने 2017 में शिकायत की थी कि यह जो भूमि है लगभग 20-25 एकड़ का, इस पे कहीं कहीं पे अवैधानिक रूप से गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जमीन की अवैध बिक्री हो रही है। हमारी शिकायत को सही पाते हुए राज्य शासन ने गास मेमोरियल एवं अन्य जो लगी हुई जमीन है लगभग 6-6.5 एकड़ होगा, उसको शासन में निहित किया है। तो हम राज्य शासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक प्रश्नाधीन भूमि थी जो एक संस्था को लीज पर दी गई थी। उनके लीज का समय समाप्त हो गया था और लीज के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन थी। तो शासन ने ये निर्णय लिया कि अब लीज का रिन्यूअल न करके उसको सार्वजनिक हित के लिए और ज्यादा उपयोगी बनाया जाए।
बस्तर में माओवादी संगठन ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है और ऐसे में नक्सल बड़ी घटना को अंजाम ना दे, इसे लेकर फोर्स अलर्ट मोड पर है। माओवाद प्रभावित जिले जैसे कि सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग तेज कर दी है। हालिया घटनाओं के मद्देनजर माओवादी सॉफ्ट टारगेट को अंजाम दे सकते हैं। वाहनों की आगजनी और आईडी ब्लास्ट जैसी घटनाओं को लेकर फोर्स एहतियात बरत रही है और शहीदी सप्ताह के दौरान मारे गए सक्रिय नक्सल सदस्यों की स्मृति में स्मारक बनाना, बैनर पोस्टर लगाना, जनसभाएं कर सुरक्षा बलों के खिलाफ उकसाने का प्रयास करते हैं। जेसीपी महोदय संगठन द्वारा 28 जुलाई से लेकर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक जो शहीदी सप्ताह के नाम पर इलाका में जान माल को नुकसान पहुंचाना है या किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने को उनका एक साजिश रहते हैं। जान माल को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए सभी प्रकार के जो प्रिकॉशन लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और कांकेर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर शहर में खुलेआम चाकूबाजी हो गई है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। कारण अज्ञात है। 2 आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कांकेर से, जहां पर शहर में खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। कारण अज्ञात बताया जा रहा है। 2 आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। दुर्ग में धर्मांतरण के संदेह में 2 नन की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है। यूडीएफ सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रही है और इससे प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। बैज ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। साथ ही धर्मांतरण को लेकर विधेयक लाए जाने की तैयारी पर कहा, यह भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसका कानून कागज और मीडिया तक सीमित है। बैज के इस बयान पर सीएम साय समेत भाजपा नेताओं ने करारा जवाब दिया। 8-1.5 साल हो गए, क्यों नहीं ला पाए अभी तक का कानून? सिर्फ इनका कानून कागजों तक सीमित, सिर्फ मीडिया तक सीमित और आगे कार्रवाई कुछ नहीं। हम भी तो चाहते हैं कि लायना धर्मांतरण पे कानून, कौन रोका है इनको? पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है और इसको राजनीतिक रूप देना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। बैज जी को सबसे पहले अपने गिरेबान पर और अपने कांग्रेस दल के नेताओं और विधायकों के कुकर्मों को देखना चाहिए, जिन्होंने मिशनरियों को संरक्षण देने की एक नई श्रृंखला भूपेश बघेल सरकार में प्रारंभ की। कांग्रेस भी, दीपक बैज जी भी अपनी बस्तर की बेटियों का पक्ष न लेकर के आप अपने आला कमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। यह घृणित कृत्य है। रीवा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शनिवार रात बिछिया थाना क्षेत्र के तोपखाना इलाके में एक युवक ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी और एक गाय को ऑटो से बांधकर लगभग 4 किलोमीटर तक घसीटता रहा। जब कुछ युवक गाय को ऑटो से घसीटता देख रहे थे तो उन्होंने ऑटो चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवक ऑटो की रफ्तार और तेज कर भागने लगा। युवकों ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर ऑटो को रोका, चाबी निकाली और गंभीर रूप से घायल गाय को किसी तरह छुड़ाया। गाय की हालत बेहद नाजुक है, उसे इलाज के लिए नजदीकी गौशाला भेजा गया है। बताया जा रहा है कि गाय को काटने की फिराक में वो युवक था। पुलिस ने आरोपी इकराम खान के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो कि बिछिया का रहने वाला है, गाय को ई रिक्शा में बांधकर उसके वध करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। उसके द्वारा जो सूचना पर हमने कार्रवाई की और उनकी रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी इकराम खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वह ऑटो को हमने जब्त किया है। खरगोन की सनावत पुलिस ने एक साथ 2 हत्याकांड का खुलासा किया। दोनों की हत्या का आरोपी एक ही व्यक्ति निकला। आरोपी ने दोनों मामलों में हत्या
को हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क किनारे और दूसरे शव को नदी किनारे फेंका था। 17 जुलाई को फॉरेस्ट नाके के सामने सड़क किनारे पुलिस को एक शव मिला, जिसकी पहचान प्रकाश गायकवाड़ के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला प्रकाश की धनिया उर्फ धर्मेंद्र कंवर से रंजिश चल रही है और पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि आपसी रंजिश में उसने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की है। उसने प्रकाश को पहले शराब पिलाई, फिर गमछे से उसका गला दबाकर मार डाला। इसी तहत एक महीने पहले उसने बड़ूद गांव के ही सालकराम उर्फ नाना की भी हत्या गमछे से उसका गला दबाकर की थी। तो उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने प्रकाश पिता रमेश गायकवाड़ नामक व्यक्ति की कपड़े के टॉवल जैसी वस्तु से गला दबाकर हत्या कर दी। उस व्यक्ति से और गहनता से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उस व्यक्ति के द्वारा इसी प्रकार से ही एक और अन्य व्यक्ति की 1 महीने पूर्व इसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत मार दिया था। जबलपुर के ओमती थाना इलाके के नजदीक एक स्पा सेंटर में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पूरी कार्रवाई स्थानीय थाने को जानकारी दिए बगैर दूसरे थाने की पुलिस के एसपी के निर्देश पर की गई। आपको बता दें, डिवाइन क्वीन यूनिसेक्स स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने एक मुखबिर को स्पा सेंटर में ग्राहक बनाकर भेजा। यहां सेक्स रैकेट की पुष्टि के बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा, जहां एक युवक युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। यहां तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिला है। पुलिस ने स्पा सेंटर का संचालन करने वाले शिवांश राजपूत और हैदर अली को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 युवतियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्पा सेंटर के मालिक की तलाश में जुट गई है। ये हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में जो है अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उस पर कार्रवाई करते हुए हमने पंटर को पहले वेरीफाई करने के लिए भेजा। हमारे व्यक्ति द्वारा जब वेरीफाई किया गया उसके पश्चात हमें रेड कार्रवाई के लिए भेजा गया है। आगे जो इनके मालिक हैं उनको भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा जल्दी। भोपाल में पकड़े गए एमडी ड्रग्स तस्कर मामले में पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में कुछ और इनपुट मिला है। पकड़े गए चाचा भतीजा यासीन और शावर से पूछताछ के बाद पुलिस ने अवैध हथियार के साथ जगजीत सिंह जग्गा को पकड़ा है। जगजीत से पूछताछ में अवैध हथियारों का कनेक्शन पंजाब से जुड़ता नजर आया और क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम पंजाब भी जाएगी। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी यासीन और शाहवार की 30 जुलाई तक रिमांड ली है। पुलिस इसके बाद कोर्ट से इनकी आगे की भी रिमांड अपील करेगी और पुलिस को ये भी सबूत मिले हैं कि अवैध हथियार प्रदेश के बाहर बनते थे। भोपाल में ही हथियारों की डिलीवरी की जाती थी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। अब तक इस मामले में 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जो हमें टिप मिली थी उसी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ पड़ताल में उसी के आधार पर ये कार्रवाई जगह के खिलाफ की गई है। कहीं ना कहीं हथियार बनाए जाते हैं, यहाँ से सप्लाई होता है। चूँकि जगह के होने से संभावनाएँ बढ़ जाती है कि प्रदेश से बाहर से हथियार लाकर सप्लाई किए होंगे। हम इस संबंध में पूछताछ पड़ताल लगातार जारी रखे हुए हैं। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की बेटी आयशा कादरी को दिल्ली से गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया है। बाड़गंगा थाना पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद आयशा को रिमांड पर लिया है। आयशा पर लव जिहाद में फंडिंग और साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है। बता दें कि अनवर पर केस दर्ज होने के बाद से ही आयशा अनवर से बात करती थी। आयशा को दिल्ली से ट्रेस कर पुलिस ने हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आयशा से पूछताछ कर फंडिंग नेटवर्क और साजिश में अन्य संभावित शामिल लोगों की जानकारी जुटाएगी। बता दें, आयशा के पिता अनवर कादरी पहले से ही लव जिहाद फंडिंग केस में आरोपी हैं और जो फरार चल रहा है। अनवर कादरी का जो मामला था उसमें जब विवेचना की गई थी, जो पता चला था कि अनवर कादरी का कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं। उसमें से उसकी जो बच्ची है आयशा के द्वारा निरंतर उसको सहयोग और संरक्षण दिया जा रहा था और उसके द्वारा कोई दूसरी सिम भी उपयोग की जा रही थी। उसको पूरा उसके संबंध में साक्ष्य जुटाए गए। साक्ष्य जुटाने के बाद आयशा को संरक्षण देने में, एक चोरी की सिम उपयोग करने में और बाकी अन्य षड्यंत्र में शामिल होने में उसको गिरफ्तार किया गया है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार की खबर सामने आई है, जिसमें वन विभाग ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य अभी भी फरार हैं। दरअसल रविवार को मुखबिर से मिली सूचना पर वन विभाग की टीम ने ग्राम रोहनिया में हरदूल बैगा के घर पर दबिश दी थी और जांच के दौरान एक बैगा के घर में बाघ के जबड़े, 13 नाखून, 1 कैनाइन यानी कि दांत और 3 अन्य दांत बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बाघ को करंट से मारने की बात कबूली है।
जिसके बाद सोमवार सुबह हरदुल बैगा को न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। रोहनिया के एक निवासी हरदुल बैगा ने बाघ का शिकार किया और उसके नाखून और उसके दांत वो बेचने के प्रयास में था, जिसको कि हमारी टीम ने इंटरसेप्ट करके और सामान की जब्ती भी की है और साथ में अपराधी को भी पकड़ लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे विधिवत जांच की कार्रवाई प्रचलित है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पुरानी बस्ती इलाके में चाकूबाजी की खबर सामने आई है। 2 बदमाशों ने युवक को चाकू मारा है। युवक के गाल, जांघ और हाथ में चाकू मारा गया है। नशे के सामान को लेकर विवाद हुआ है। पुरानी बस्ती पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर पुरानी बस्ती इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई। 2 बदमाशों ने युवक को चाकू से मारा है। युवक के गाल, जांघ और हाथ में चाकू मारा गया है। नशे के सामान को लेकर इन युवकों के बीच में विवाद हुआ था। पुरानी बस्ती पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दमोह जिले में इन दिनों अनजान और बाहरी लोगों की बढ़ती गतिविधियों ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। रविवार रात देहात थाने इलाके में मारूताल में पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारा। यहां एक घर से पुलिस ने 20 से ज्यादा बाहरी लोगों को हिरासत में लिया है। शुरुआती पूछताछ और दस्तावेजों के मुताबिक ये सभी पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस इनके आने का मकसद समेत तमाम जानकारियां जुटा रही है। एसपी का कहना है आम लोगों की ओर से उन्हें कई सूचनाएं मिली, जिसके आधार पर मारूताल इलाके में दबिश दी गई। कुछ बाहर के लोग यहाँ पर आम के पेड़ वगैरह और ये पेड़ बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पर जबलपुर नाका चौकी प्रभारी द्वारा उसमें टोल टैक्स के पास रुके थे। 18-20 लोग थे, तो उनकी तस्दीक किया था। वो पश्चिम बंगाल के हैं और उनके आधार कार्ड वगैरह भी मैडम ने लिए हैं और उसमें तस्दीक कर रहे हैं। जानकारी मिली थी कुछ बाहरी लोग हैं, तो उस संबंध में हम लोगों की जो रूटीन चेकिंग होती है वो की गई। खबर श्योपुर से है, जहां प्रेमिका ने अपने बेटे के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी है। हत्या के बाद युवक की लाश को घर में छोड़कर आरोपी मां और बेटा दोनों फरार हो गए। मौके पर पहुंचे युवक के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना के कुछ देर बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने बताया कि मृतक संजय और आरोपी महिला का पिछले 10 सालों से संबंध था। दोनों गांव में पति पत्नी की तरह रहते थे। दोनों के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद प्रेमिका के बेटे ने युवक के सिर पर डंडा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है, जांच जारी है। बराबर नशा कर रहा था, शराब पी रहा था। उसी क्रम में इनका विवाद हुआ अपनी पत्नी से। पत्नी से विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो इसका पत्नी का जो लड़का है सुनील, वो करीब 20 वर्ष का है। उसने एक डंडा उठाया और इसके सिर में मार दिया। मां बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भाजपा के ओबीसी के किले को भेदने के लिए ओबीसी वर्ग को लामबंद करेगी। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम की तर्ज पर प्रदेश में भी न्याय महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश भर के ओबीसी वर्ग के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस की तैयारी है कि इसमें ओबीसी वर्ग के साथ राज्य सरकार की वादाखिलाफी, आरक्षण बिल को रोके जाने की पोल खोली जाएगी और इस महासम्मेलन के जरिए कांग्रेस ओबीसी वर्ग के लोगों को ये बताएगी कि किस तरीके से भाजपा ने उनके साथ धोखा किया है। दिल्ली के महासम्मेलन में शामिल होकर लौटे ओबीसी वर्ग के कांग्रेस नेता पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू ने कहा, भाजपा ने ओबीसी वर्ग के साथ छल किया। धर्मेंद्र साहू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ पिछड़े वर्गों के साथ में छलावा किया है, उनको कहीं कुछ नहीं दिया। लेकिन आज राहुल गांधी जी सभी पिछड़े वर्ग के हितों में आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका हक दिलाने के लिए वो दृढ़ संकल्प है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। वैसे भी ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन वर्गों को वोट बैंक समझ के ठगने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी हित में बात नहीं किया, कभी इस बात को नहीं सोचा कि पिछड़ा वर्ग को भी जो है आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये तीनों वर्ग इस बात को समझ गया है कि कांग्रेस पार्टी ठगने वाली पार्टी है।
भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर बेरोजगार नहीं आकांक्षी युवा पर सियासत हुआ है। विधानसभा में कांग्रेस एमएलए आतिफ अकील ने पूछा कितने एमपी में बेरोजगार हैं। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में 25,66,321 आकांक्षी युवा हैं। पिछले 2 साल में 15,38,000 आकांक्षी युवा रहे और रोजगार पोर्टल में मंत्री ने जवाब दिया है। तो बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बेरोजगार नहीं आकांक्षी युवा पर सियासत गर्म हो गई है। विधानसभा में कांग्रेस एमएलए आतिफ अकील ने पूछा कि एमपी में कितने बेरोजगार हैं। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री का इस पर जवाब आया। मंत्री गौतम टेटवाल का जवाब आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 25,68,321 आकांक्षी युवा हैं। पिछले 2 साल में 15,38,000 आकांक्षी युवा थे और रोजगार पोर्टल से जुड़े। मंत्री ने इसका जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत की मुश्किलें बढ़ गई है। डीएमएफ घोटाले को लेकर सोशल मीडिया पर डाला गया वीडियो उनको महंगा पड़ा है। पार्टी नेतृत्व उनसे नाराज है। 7 दिन में इसके लिए जवाब मांगा है। दरअसल रवि भगत ने एक वीडियो के जरिए अपनी ही सरकार पर डीएमएफ की राशि गांव में भी नहीं देने की मांग की थी और गांव में देने की मांग की थी। रवि भगत का इशारों में कहना था कि डीएफ की राशि कंपनी और शहर आगे बढ़ गए लेकिन गांव पीछे छूट गया। और वहीं इसे लेकर रवि भगत की प्रतिक्रिया सामने आई, आपको सुनवाते हैं। मैं इसको सरकार के खिलाफ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ही डीएमएफ की नीति को लागू किया है और उस नीति को जिला प्रशासन से धरातल पर लागू करने की मैंने आग्रह किया है। और डीएमएफ आप जानते हैं कि खनन प्रभावित क्षेत्र में जो वहाँ प्रभावित होते हैं उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए एक हिस्सा जो डीएमएफ से राजस्व राशि मिलती है उसको वहाँ पे खर्च करने का नहीं है। उसी बात को मैंने कहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 18 साल बाद मुख्यमंत्री के साथ सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मॉनसून सत्र में यह नजारा 18 साल बाद दिखाई दिया। 18 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सदन में एक साथ दिखाई देते थे। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं, जो बैतूल से विधायक भी हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले हेमंत खंडेलवाल सदन में पीछे की सीट पर बैठते थे, लेकिन अब उनको विधानसभा सचिवालय ने फ्रंट लाइन में मंत्रियों के साथ वाली सीट आवंटित की है। सत्ता और संगठन के प्रमुख की सदन में एक साथ मौजूदगी से विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने वाले बीजेपी विधायकों पर अब कड़ी नजर होगी। साथ ही यह भी दिखाई देगा कि विधायकों का परफॉर्मेंस क्या है। विधानसभा के पिछले सत्रों में बीजेपी के ही कई विधायक सरकार को कटघरे में खींच चुके हैं। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सदन में सबको साथ लेकर चलेंगे, जनता की बात करेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा यह सुखद है, हम सभी को हेमंत खंडेलवाल के दीर्घकालीन अनुभव का लाभ मिलेगा। विपक्ष का कहना है अब सत्ता पक्ष के विधायक सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे, दबाव में रहेंगे। निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर के बाद पहली बार कोई विधायक प्रदेश का अध्यक्ष बना। सभी लोगों के साथ मिलके पार्टी और अच्छे से कैसे काम करे, सभी की बातें सुनी जाए, सभी को लेके कैसे चला जाए, इस पे काम करेंगे। ये प्रसन्नता की बात है कि इस सदन के हमारे यशस्वी सदस्य हेमंत खंडेलवाल जी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है और उनका दीर्घकालिक अनुभव ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभप्रद होगा। जो प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का व्यक्ति भी जब वहाँ बैठेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो सत्ता पक्ष के साथी हैं कहीं ना कहीं उनके मन में जो है एक विचार आएगा, ख्याल आएगा और कहीं ना कहीं जो उनकी जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी से के निर्वाह करने में कहीं ना कहीं वो बचते हुए वो दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की मुक्ति शव वाहनों की एक नई सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को देर शाम भोपाल में 148 मुक्ति वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कई बार इलाज के दौरान शरीर छूट जाता है और ऐसे में कई बार मृतक को गाड़ी, साइकिल आदि पर ले जाने वाली तस्वीर सामने आती रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने ऐलान किया था इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि परिजन मृत स्वजन को घर ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के सभी जिलों में ये सुविधा शुरू होगी और इसके लिए किसी को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शव ले जाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
लाश को कई बार साइकिल पे, हाथ में, गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे ले जाते हुए हमने अलग अलग समाचार पत्रों में भी और कई बार इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे भी दिखाई देते हैं जो दृश्य थे। 148 सब वाहनों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है, जहां प्रत्येक जिले में 2 सब वाहन सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु होने पर वो जिले के अंदर उनके घर तक छोड़ के आएंगे और जहां जहां मेडिकल कॉलेज होंगे वहां 2 एक्स्ट्रा हम अपने सब वाहन दे रहे हैं। बालाघाट के देवरबेली इलाके में 5 गांव में बिजली की समस्या है। गांव में बिजली के खड़े खंभे हैं और ट्रांसफार्मर भी लगे हैं। घरों में कनेक्शन की तारें भी पहुंच चुकी है, मगर इन तारों में बिजली नहीं दौड़ती। बताया गया है कि करीब 8 से 10 साल पहले चंद घंटों के लिए यहां पर लाइट आई थी। उसके बाद से यहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। बच्चों ने बताया वे रात में पढ़ाई नहीं कर पाते, दिन में ही पढ़ाई करना पड़ता है। बच्चों का कहना है सरकार उनकी पुकार सुने और बिजली दे। बिजली ना होने से गांव वालों का जीवन ठहर सा गया है। सौर ऊर्जा की इनका एकमात्र सहारा है, जिससे कभी कभी मोबाइल चार्ज होता है, घर रोशन होते हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि बिजली के लिए कई बार शिकायत की गई, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली के अलावा कई मूलभूत सुविधा भी गांव में नहीं है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि जल्द ही बिजली, पानी और अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कई क्षेत्र में बिजली तो आ गई है, लेकिन बिजली गुल की समस्या बहुत रहती है। जैसे सतोना जैसे क्षेत्र में बिजली तो पहुंची ही नहीं। बिजली पहुंची है तो उसमें भी कट कर दिए। मिट्टी तेल न होने की वजह से हम कंडील का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो पढ़ाई तो बंद रहती है। इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है। बिजली तो पहले से नहीं है सर जी। उसके ऊपर में सूर्य ऊर्जा दिया है, वो 5-6 वर्ष हो गए हैं। उसी से अपन बैटरा कोटरा खरीदते हैं और लाइट थोड़ा बहुत जलाते हैं। कम से कम 25-30 मकान हैं, उसमें कम से कम 10-12 मकान में जाता है नल जल का पानी। खंभा तो गड़ा दिए हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह सब लगा हुआ है, परंतु लाइट जब से खंभा गड़े हैं तब से लाइट नहीं है। 4-5 गांव में ऐसे पाइपलाइन बिछा दिए हैं, चालू नहीं किए हैं। यहाँ पे ई साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे केबल चोरी हो गई है, उसका भी डिमांड भेजा गया है। हालांकि ये मैटर सीरियस है, ज़रूरी मैटर भी है कि अगर खंभे लगे हुए बिजली नहीं है, बिजली एक बेसिक सुविधा होती है, होना चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने डिमांड भी भेजी हुई है एमपीबी से, और हम लोग फॉलो अप करके उस पर भी सुनिश्चित करेंगे कि केबल लग जाए और बिजली का प्रदाय भी हो। रुक करेंगे बलरामपुर जिले का, जहां पर ग्राम पंचायत लाऊ में मिडिल स्कूल अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रहा है। स्कूल का भवन जर्जर है, खंडरनुमा हो चुका है, जिसकी वजह से उसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, जो खतरे में खाली नहीं है। वहीं बच्चों को क्लास के बीच डिवाइड कर ऑफिस भी संचालित किया जाता है। दरअसल आप तस्वीर देखिए, तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भवन कई दशक पुराना है। यहां पर 2 अतिरिक्त कक्ष बनाए गए हैं, लेकिन भवन जर्जर है। खंडहर होने की वजह से अतिरिक्त कक्ष में कक्षाएं चलती हैं। और वहीं उप सरपंच ने बताया कि इसे लेकर सुशासन तिहार समेत कई बार लिखित जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ने में दिक्कत होता है, खाना बनाने में भी दिक्कत होता है, कंडी वगैरह टूटने का डर रहता है। खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, और किसके यहाँ वो खपड़ा गिरेगा, लकड़ी सड़ रहा है, वो गिर जाएगा तो दिक्कत होगा। बच्चे को भी खाना बनाते हैं, सहीकार लोगों को भी, हम लोग को भी देखने में बेकार लगता है। ग्राम पंचायत लाऊ में पूर्व माध्यमिक शाला का जो भवन है वो काफ़ी दिनों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। एक ही अतिरिक्त कक्ष में कई कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे बिल्डिंग के लिए हम लोग सुशासन तिहार में भी प्रशासन से अनुरोध किए थे और कई माध्यमों से प्रशासन को अवगत कराए हैं, फिर भी आज तक किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है। और जो भवन है हमारे स्कूल और आंगनवाड़ी, वहाँ शिक्षा विभाग को और ICDS को बताया गया है कि पुराने भवन है, पानी चूरा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को नहीं बैठाएं। कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों और उनके अटेंडरों को गुणवत्ताहीन भोजन परोसने का मामला सामने आया। मरीजों और परिजनों का आरोप है दाल के नाम पर पानी और सब्जी के बदले सांभर जैसी चीज दी जा रही है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। मामले में भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। बता दें, अस्पताल में भोजन और नाश्ते की आपूर्ति की जिम्मेदारी फिलिप्स कंपनी को सौंपी गई है, लेकिन
कंपनी की ओर से खाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जब अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की गई तो मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने बताया कि संबंधित कंपनी को नोटिस जारी भी किया गया। यदि समय रहते भोजन की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जाता तो कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार 17 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 तस्वीरें अब आप लोगों के सामने हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापना करने की मांग की गई। तहसीलदारों ने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण लोक सेवा गारंटी अधिनियम में के काम के समय पर पूरे नहीं हो पाए, जिसके चलते पेनाल्टी लगाई गई। सरकार से मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए और समस्याओं को लेकर विभाग और शासन से बार बार मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हड़ताल से पहले दिन 28 जुलाई को जिले में सामूहिक अवकाश रखा गया। आंदोलन के तहत 29 जुलाई को संभाग स्तर पर सामूहिक अवकाश और 30 जुलाई को राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर शहर की सड़कों में युवक का कार से स्टंट करते हुए एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पकड़े गए युवकों ने थाने में हंगामा किया। गोल बाजार थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी देखिए, कार की छत खोलकर ये युवक सिगरेट पीते हुए इस वीडियो में नजर आए हैं। तो राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शहर की सड़कों में युवक का कार से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, सभी को जेल भेज दिया है। पकड़े गए युवकों ने थाने में हंगामा किया था। गोल बाजार थाना इलाके का यह मामला है। कार की छत खोलकर ये सभी युवक सिगरेट पी रहे थे। बलौदाबाजार जिले के तराक्षू रिजॉर्ट प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ बरबसपुर के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक संदीप साहू के साथ ग्रामीण धरने पर बैठ गए। कसटोल एसडीएम राम रतन दुबे ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी। जांच के बाद रिजॉर्ट मालिक पर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। आपको बता दें कि बरबसपुर में रिजॉर्ट के गंदे पानी को निस्तारी करने वाले तालाब में बहाया जा रहा है। साथ ही रिजॉर्ट संचालक की ओर से मुक्तिधाम के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। इसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने कसटोल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसकी जांच करने तहसीलदार विवेक पटेल अपनी टीम के साथ बरबसपुर पहुंचे, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक संदीप साहू से मामले की शिकायत की। ये ग्रामीण लगभग 15 दिन पूर्व एक सूचना हमें दिया था। मेरे द्वारा तहसीलदार से की टीम से जांच कराई गई। कुछ बिंदु जो उन्होंने पूरा नहीं किया था, तो हमने प्रकरण दर्ज करके उनको नोटिस दिया। जो गांव का आरक्षित ज़मीन है मुक्तिधाम का, उस ज़मीन को अतिक्रमण करके उन्होंने बाउंड्री में पूरे वो जो पिलर्स लगा के उसको फेंसिंग का काम कर रहे थे, जिसको ग्रामीणों ने विरोध किया और हम लोगों ने वहां गए थे। भरोसा दिलाया हमारे एसडीएम साहब ने कि 15 दिन के अंदर मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। मध्य प्रदेश में विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों से झटके मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं मिली है। और वहीं अब ये मामला फिर से हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आ गया है। याचिकाकर्ता रामनिवास रावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। रावत ने चुनाव को शून्य घोषित कर दोबारा मतदान करने की मांग की है। और वहीं मुकेश मल्होत्रा का कहना है उन्होंने जो जानकारी दी वो सच है, उसमें कोई गलती नहीं है। उन्हें हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद है। आवेदन फॉर्म जमा कर नॉमिनेशन फॉर्म जमा करते समय एफिडेविट में जो जानकारी दी जाना थी, उस जानकारी और तथ्यों को छुपाया गया है। अतः उसने फॉल्स एफिडेविट प्रस्तुत किया है कोर्ट में, इसलिए मैंने उसके विरुद्ध इलेक्शन पिटीशन की रिट लगाई थी। नामांकन फार्म में हमने देखा, उनका उल्लेख किया है कि ये कोर्ट में चल रहा है और जो धाराएं लगी हैं तो छुपाया नहीं है उसने सिर्फ। और मीडिया में भी हमने दिया था, 24 चैनल पे भी चला और अखबारों में भी छपा था उसमें, तो सब हम पे आए। आज सुनवाई नहीं है, आज जवाब मांगा है हमसे, तो वकील साहब जवाब दे रहे हैं हमारे।
जबलपुर के ग्रामीण अंचलों में संचालित निजी स्कूल विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसकी शिकायत घनश्याम पटेल ने जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग से की। घनश्याम ने कहा कि स्कूलों में सुरक्षा के नाम पर बस एक शटर लगी है, शटर खुली तो स्कूल खुला, शटर बंद तो स्कूल बंद। इन स्कूलों में न तो व्यवस्थित क्लासरूम है, न मानकों के हिसाब से शिक्षक हैं, न खेल का मैदान है और न ही सुरक्षा के कोई उपाय हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मान्यता की शर्तों का पालन करना हर स्कूल के लिए जरूरी है। अगर मानकों पर खरा नहीं उतरते तो ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। नगर में 10 से 12 प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं, वो दुकानों में, शटरों में, दहलोनों में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिस स्कूल पर सख्त कार्रवाई और जो बिना मान्यता के चल रहे हैं जो स्कूल, वो स्कूल ऐसे बंद किए जाएं। आरटी के मापदंड जो शाला पूरी करेगी, जिसमें कि 30 बच्चों पे एक कक्ष, एक शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए, खेल मैदान, टॉयलेट्स, विकलांग बच्चों के लिए टॉयलेट्स, ये मूलभूत सुविधाएं जब तक विद्यालय में नहीं होंगी उनकी मान्यता जारी किया जाना संभव नहीं है। यदि किसी के विद्यालय बिना मान्यता के संचालित है तो उसको नोटिस दे करके राज्य शिक्षा केंद्र से मान्यता समाप्ति की कार्रवाई। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं, स्कूल की छत में लीकेज सीपेज की स्थिति है तो मरम्मत कराए जाए, प्लास्टर गिरने की संभावना हो तो क्लास ना लगाएं। झालावाड़ स्कूल हादसे में बच्चों की मौत की घटना के बाद ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है, स्कूल की छत में अगर लीकेज है, सीपेज है तो आपको उसका मरम्मत कराना है और प्लास्टर गिरने की संभावना है, आशंका है तो क्लास नहीं लगाना है। झालावाड़ स्कूल हादसे में बच्चों की मौत की घटना के बाद यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। सावन के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ की धार्मिक स्थल भोरमदेव में भक्ति और श्रद्धा की गूंज उस समय चरम पर पहुंच गई जब सीएम विष्णुदेव साय ने हजारों कांवड़ियों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम और मंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद रहे। ये लगातार दूसरा साल है जब मुख्यमंत्री खुद श्रद्धालुओं के स्वागत और अभिनंदन के लिए फूलों की वर्षा करते हैं। इसके बाद सीएम साय ने भोरमदेव मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि, शांति, खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने मंदिर परिसर में मौजूद कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 151 किलोमीटर तक पदयात्रा करने वाली विधायक भावना बोहरा को भगवा वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। हम सब मिलके बाबा भोरम देव के विधिवत पूजा अर्चना करे हैं और छत्तीसगढ़ के खुशहाली पर अमन से प्रार्थना करे हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, आपन सब आया आपन के भी सुख समृद्धि हो, ऐसा भगवान से हमन कामना करे हैं। और मुख्यमंत्री जी के ही प्रेरणा से अमरकंटक में 5 एकड़ के जमीन मंदिर से 100 मीटर दूरिया और वो जमीन शीघ्र ही अपन मिल जाए तो मेरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और आप सब जन मिल करके वहाँ भूमि पूजन होकर निर्माण के काम में पूरा करवाओ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय विशाल कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुई। तीतरमारा में ईब और मैनी नदी के संगम तट से शुरू हुई ये कांवड़ यात्रा 7 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद बगिया स्थित फलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। कौशल्या साय ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस कांवड़ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कांवड़ियों के साथ ढोल नगाड़े की थाप पर कौशल्या साय भी जमकर थिरकी। हम चाह रहे भगवान से कि हमारे छत्तीसगढ़ का किसान बिल्कुल बहुत अच्छा सा फसल तैयार करे, उनको बहुत अच्छा सा मुनाफा हो और पूरा जन समुदाय जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और इसी के साथ पूरे भारतवासियों को भी और जहाँ तक हमारे सनातनी हैं उन सबको भी बहुत बहुत बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे। श्रीमती कौशल्या साय जी जो हमें हमेशा
धर्म के लिए प्रेरित करती रहती हैं। उनके नेतृत्व में हम सब काशी विश्वनाथ मंदिर, तितरमारा, ईब और मैनी नदी के संगम तट पर हम सब कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़े। ये यात्रा तो बहुत लंबे दिन से चल रहा है, लेकिन इस बार हम लोग सोचे कि सभी लोग बृहद रूप से इसको करेंगे करके सभी लोग अपनी मनोकामना लेकर के। आज सावन का तीसरा सोमवार है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कांवड़ यात्रा निकाली गई। हम आपको अलग अलग जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बुरहानपुर से है, जहां सैकड़ों कांवड़िए ओमकारेश्वर से मां नर्मदा का जल लेकर बुरहानपुर पहुंचे। एक जगह पर इकट्ठा होकर शहर के अलग अलग शिवालयों की ओर रवाना हुए। जबलपुर में एक अनोखा कांवड़ यात्रा निकाली गई और यहाँ कांवड़िए जंजीरों से अपना शरीर और पैर बांध रखे थे। जब जब पैरों में जंजीरें बंधी हो तो चला जो चला वो चला नहीं जा सकता। ऐसे में कांवड़िए कूद कूद कर कैलाश धाम जा रहे थे। बात करें सीहोर की, जहां धूमधाम से शिव पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। खंडवा में भी जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यहाँ कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कांवड़ यात्रा निकाली गई। सावन के तीसरे सोमवार पर मध्य प्रदेश शिवमय हो गया है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। आइए अब आपको शिव मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने भक्तों की भीड़ लगी रही। पहली तस्वीर उज्जैन की है। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजन और श्रृंगार की भव्य परंपरा निभाई गई। सुबह मंडप में चांदी का पट खोला गया। इसके बाद कर्पूर आरती की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को भगवान ने दिव्य दर्शन दिए। दूसरी तस्वीर देखिए जबलपुर की। महाकौशल की एक दिन में पूरी होने वाली सबसे लंबी दूरी की कांवड़ यात्रा निकाली गई। 5,000 से ज्यादा कांवड़िए नर्मदा के गौरी घाट से जल लेकर 65 किलोमीटर दूर कटंगी के लिए यहाँ पर रवाना हुए। तीसरी तस्वीर मंदसौर की, जहां बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन करने दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया। डिंडौरी में डैम घाट में शिव भक्तों की जमकर भीड़ लगी हुई थी। बड़ी संख्या में कांवड़िए मां नर्मदा का जल लेकर यहाँ मठ के लिए, कुरकुरा मठ के लिए रवाना हुए। जबलपुर में भी जगह जगह कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस बार कांवड़िए जंजीरों से अपना शरीर और पैर भी उन्होंने बांध रखा था। ये भक्त 35 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे और भगवान शिव का दर्शन वहां करेंगे। वहीं सीहोर में महाकाल की तर्ज पर ही धूमधाम से शिव पालकी यात्रा निकाली गई। स्थानीय लोगों ने इस पालकी का जगह जगह स्वागत किया। सावन के तीसरे सोमवार के दिन भोपाल के भोजपुर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना करने पहुंचे। और भोजपुर मंदिर में मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी इसे कहा जाता है। मंदिर को लेकर अहम जानकारियां दी हमारी संवाददाता साक्षी ने। सावन का तीसरा सोमवार है और शिवालयों में ओम पार्वती पते हर हर महादेव के नारों का गुंजन हो रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल से थोड़ी ही दूरी पर भोजेश्वर मंदिर पर, भोजपुर मंदिर पर, जहां पर भोजेश्वर महादेव के दर्शन हम अपने दर्शकों को सीधे तौर पर कराएंगे। देखिए, इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहते हैं। इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं, कई खासियत है। सबसे पहले हम बता दें, पूरे भारत का ये सबसे विशालकाय शिवलिंग है, यानी कि पूरे भारत में सबसे विशालकाय शिवलिंग जो स्थापित है वो भोजपुर मंदिर में है। लगभग 18 फीट की हाइट में यहाँ की कारीगरी आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है मानो एक विशालकाय पत्थर पर मंदिर को उकेर दिया गया है। तो देखिए, पौराणिक और अलौकिक जो मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं हैं, दोनों में यही कहा गया है कि ये एक रात में तैयार किया गया मंदिर है और जितना बना उतना ही रह गया। आखिर पंडित जी, किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर होती है और किस तरीके से जो मध्य प्रदेश के सोमनाथ कहे जाते हैं, भोजेश्वर बाबा है, इनकी कृपा लोगों पर बरसती है? शिव जी का ये श्रावण का पवित्र माह है और इस माह में भगवान शिव जी की पूजन का विशेष विधान है और विशेष करके पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। और ये जो मंदिर है ये भोजेश्वर महादेव तो ऐतिहासिक ही नहीं प्राचीन है और जहाँ पर पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया। महादेव की लाइव तस्वीरें हैं, लाइव दर्शन है और ये बेहद ही अलौकिक है, बेहद ही अद्भुत है, जो कि आप IBC 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे भी हम ऐसी अद्भुत कथाएं और अलौकिक किस्सों के साथ अपने दर्शकों के साथ जुड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।
सावन के तीसरे सोमवार के उपलक्ष्य में ही शिवधाम तालाब में प्रदेश की सबसे बड़ी महाआरती की गई। तालाब कैंपस में स्थित महादेव के मंदिर में सुबह महारुद्राभिषेक हुआ। दोपहर को भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को यहां महादेव की आरती की गई, जिसमें 1500 महिलाओं ने आरती की। हजारों श्रद्धालु इसके साक्षी बने। महाआरती के बाद भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। भगवान शिव की भक्ति और आराधना का विशेष समय सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवालयों में शिव भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अमरकंटक के जलेश्वर में शिव भक्तों और कांवड़ियों का तांता लगा रहा। अमरकंटक के नर्मदा उद्गम में जल लाकर जालेश्वर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रायपुर के सरोना में भी तस्वीरें इसी प्रकार है, जहां पर भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया। सरोना में स्थित ये प्रसिद्ध मंदिर 300 साल से अधिक प्राचीन है। यहाँ पति पत्नी संतान की मनौती मांगने आते हैं। गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हजारों भक्तों ने हर हर महादेव के साथ विशेष रूप से पूजन किए। जांजगीर क्षेत्र के पिथमपुर गांव में स्थित बाबा कलेश्वर नाथ के दर्शन के लिए तीसरे सावन सोमवार में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। बेमेतरा में भी शिव भक्ति में लीन कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा रहा। रतलाम में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। अब तक 20 इंच से ज्यादा बरसात हो चुकी है। शहर को जल आपूर्ति करने वाले धौलवट डैम पूरी तरह से लबालब हो गया है, जिसका एक गेट भी खोला गया है। और ऐसे में मानसून की सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक जिले के सैलाना से ये तस्वीर सामने आई, जहां प्रकृति ने बाबा केदारेश्वर महादेव के पैर पखारे हैं। केदारेश्वर महादेव का झरना दूसरी बार पूरे उफान पर नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते झरने ने रौद्र रूप धारण किया है। केदारेश्वर महादेव का मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इंदौर के पास स्थित पाताल पानी से चलने वाली हेरिटेज ट्रेन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। खास करके वीकेंड यानी कि शनिवार रविवार को इस ट्रेन में सफर करने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। और रविवार को पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ के चलते रेलवे को इसकी बुकिंग लेना बंद करना पड़ा। आगामी शनिवार और रविवार के लिए भी हेरिटेज ट्रेन की सभी सीटें पहले से फुल हो चुकी हैं। एसी चेयर कार से लेकर नॉन एसी कोच तक की सभी सीटें बुक्ड हैं और इसमें लंबी वेटिंग भी है। पर्यटकों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए अब रेलवे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने, कोच संख्या में इजाफा करने का भी विचार कर रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है मांग को देखते हुए हेरिटेज ट्रेन को सप्ताह में प्रतिदिन चलाने की योजना पर काम किया जाएगा। स्वच्छता के मामले में पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले नगर निगम अंबिकापुर की यातायात व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मवेशियों की सड़क पर बैठने के कारण आए दिन यहां पर हादसे होते हैं। निगम का अमला भी इस पर लगाम पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम साबित हुआ। ऐसे में अब नगर निगम ऐसे पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी में है जो मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। स्थानीय लोग भी मवेशियों के सड़कों पर आवारा छोड़ने से नाराज हैं, दहशत में है। सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सड़क पर बैठे मवेशियों को कब हटाया जाएगा। शपथ पत्र में सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन कोर्ट के आदेश बेअसर दिख रहा है। मवेशी अभी भी खुले में घूम रहे हैं। तो रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, एनी टाइम तो रोड में ही रहते हैं। बहुत डर लगता है गाड़ी चलाने में। जिसका जानवर है वो अपने अपने घर में रखें, सुरक्षित रहें, बढ़िया रहें, क्योंकि इसमें गाड़ी को बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि गाड़ी भी मान लीजिए किसी दुर्घटना हो गया गाड़ी में तो क्या है कि जानवर जो है कुछ भी हो सकता है। मान के चले कि खतरा का घंटी बजता रहता है और रात में तो खास करके ज़्यादा। लाइट में एक तो ऐसे दिखता नहीं है। ये गाय गोरू हमेशा परेशान करते हैं, पालने वाले इसको ध्यान नहीं दे रहे। गाय पालने वालों को समझना पड़ेगा। यदि अभी एक और उनको निवेदन और विनती भी कर रही हूँ, नहीं सुनते हैं, बहुत ही कठिन निर्णय लिया जाएगा। जगह भी मैंने देख लिया है, सरगवा में 11 एकड़ जमीन मिल चुका है और गौठान बन जाएगा।
मुंगेली के मंझगांव पारा वार्ड में चंगाई सभा कराने का मामला सामने आया। कबीरधाम जिला निवासी बद्री साहू पर हिंदुओं का धर्मांतरण करने का आरोप है, जिस पर बजरंग दल के सदस्यों ने मौके पर हंगामा किया। मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ लोगों को बरगलाकर धर्मांतरित करने की कोशिश कर रहे थे। ये धर्मांतरण करने की प्रक्रिया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। सुनील कुमार लाल के मकान में बद्री साहू नाम का एक आदमी चंगाई सभा का आयोजित किया हुआ है और वहाँ पर गाना बजाना के साथ कुछ हिंदू परिवार को धर्म परिवर्तन करा रहा है। इसकी सूचना पर थाना कोतवाली द्वारा वहाँ पर जाकर पूछताछ किया गया और जो कि सही पाया गया। वहाँ पर कुछ परिवार बैठे हुए थे, उनसे भी पूछताछ जारी है, उनको किस प्रकार के प्रलोभन दिए गए। बिलासपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। सेंद्री मोपका बाईपास सड़क बदहाल रिपोर्ट के बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारी जागे हैं। सोमवार को क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला कलेक्टर, SDM और PWD अधिकारियों के साथ सड़क का जायजा लिया। इसके हालात देखे। इस दौरान सड़क के मरम्मत को लेकर सड़क विस्तार की रूपरेखा बनाई गई। बता दें 2016 में मोपका सेंद्री के बीच करीब 14 किलोमीटर बाईपास सड़क का निर्माण किया गया था। तब इस पर करीब 35 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन खराब गुणवत्ता के कारण कुछ वर्षों में ही सड़क उखड़ने लगी। बाद में सड़क के मरम्मत के नाम पर फिर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके बाद भी सड़क का हाल नहीं सुधरा। बारिश के साथ सड़क जानलेवा हो गई है। बाईपास जो सड़क पूर्ववर्ती सरकार में मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर हो गई है। आज प्रशासनिक अमले के साथ हम वहाँ निरीक्षण करने गए थे। आने वाले समय में वो सड़क गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में बने, इसके लिए हमने एक प्राथमिकता तय की है और उस प्राथमिकता के अधीन रहते हुए निर्माण हम करेंगे। एक तो अभी जो रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तत्काल में उसकी रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किए हैं और भविष्य में चूँकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोड रहेगी ये, तो इसका रिनोवेशन का स्ट्रेंथनिंग का वो भी एक स्वीकृति मिली हुई है। तो वो जो स्वीकृति मिली हुई है उसके आधार पे अभी हम लोग देखने आए थे कि इसमें और किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत है क्या, तो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 11 नए जजों की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 7 जज और 4 एडिशनल जज नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जिन 7 पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से 5 अधिवक्ता और 2 न्यायिक अधिकारियों के नाम मंजूर किए गए हैं। इनके अलावा अतिरिक्त न्यायाधीशों के सभी 4 पदों पर न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया। बता दें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से 3 राज्यों के नए जजों की लिस्ट जारी की गई। इनमें मध्य प्रदेश के 11, तेलंगाना और गुवाहाटी के लिए 4 जजेस के नाम पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पुष्पेंद्र यादव अधिवक्ता, आनंद सिंह बहरावत अधिवक्ता, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई, हिमांशु जोशी और राजकुमार चौबे न्यायिक अधिकारी के रूप में, राजेश गुप्ता न्यायिक अधिकारी के रूप में और हाईकोर्ट में 4 एडिशनल जज बनाए गए। आलोक अवस्थी, प्रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल के नाम शामिल हैं। दुर्ग जिले में यूरिया खाद की कमी के कारण किसान परेशान हैं। चूरिया के खोबा सोसाइटी में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में अभी यूरिया खाद की कमी के चलते खाद की जमकर कालाबाजारी हो रही है, जिसकी शिकायतें मिल रही है। खोबा और आसपास के गांव में हजारों किसान एक साथ खोबा सोसाइटी पहुंचकर खाद के लिए लाइन में खड़े हुए खाद की मांग करने लगे। सोसाइटी प्रबंधक का कहना है कि खाद की 400 बोरी यूरिया आई, लेकिन ऊपर से कोई आदेश नहीं मिला। किसानी में खाद ला बावत तो हो गए, लेकिन प्यासी भी हो गए और वो में खाद एक मुठा नहीं पड़े है। तो कर सती किसान मन अपन मांग ला रखते हुए यहाँ सोसाइटी के दरवाजा में सुबह से पर्चा लेके पहुँच गए हैं। मांग है कि जब तक के आप लोग मतलब खाद वितरण नहीं करोगे पर्याप्त रूप से, तब तक कि यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या है, शुक्रवार के दिन 400 बोरी खाली हुआ है ना। किसान को हम सूचित नहीं किए थे कि आज खाद बटेगा, लेकिन किसान एक दूसरे से सुन के खुद ही आज यहाँ आ गए हैं। हमारे पास खाद आने के बाद एक्नॉलेज नंबर आता है, तब हम खाद बेच पाते हैं उसको। तो अभी एक्नॉलेज नंबर आया नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बेच पाए हैं। देवास जिले की सीमा पर स्थित खिवनी अभ्यारण्य के भैरुखो वाटरफॉल और शंकर कुंड में नहाने के दौरान 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। 24 घंटे की तलाश के बाद दोनों के शव बरामद कर लिए गए। मृतकों में हैदराबाद का रहने वाला
सिन्मुख और हेमंत शामिल है। दोनों 20-20 साल के थे। रविवार को वीआईटी कॉलेज आष्टा के 5 छात्र बाइक से खिवनी अभ्यारण्य स्थित भैरको वाटरफॉल और शंकर कुंड पहुंचे थे, जहां 2 छात्र शाम को नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलने पर इछावर पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। रात को शव रिकवर नहीं किए जा सके और परिजनों को सूचना दी गई। साथ ही पुलिस ने भी अपील की है कि बारिश के दौरान आप गहरे पानी में ना जाएं। वीआईटी कॉलेज जो सीहोर में है, वहाँ के कुछ छात्र पिकनिक मनाने गए थे और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का वो शिकार हुए, जिनमें 2 छात्रों की डूबने से मृत्यु हुई है। दोनों बॉडीज़ को एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रिकवर किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण जगह जगह सड़क उखड़ गई है। सड़क खराब होने से लोगों को परेशानी हो रही है। हम आपको कई जिलों की तस्वीर दिखाते हैं जो सरकार की पोल खुल रही है। पहली तस्वीर देखिए, शाजापुर के गांव बिरगोद से है, जहां खराब सड़क होने से छात्रा ने वीडियो जारी किया। वीडियो के माध्यम से छात्रों ने क्षेत्रीय विधायक से सड़क बनाने की मांग की। जबलपुर में परसवाड़ा बस्ती में खराब सड़क पर लोगों ने बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को सद्बुद्धि देने की मांग की है। मुरैना में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर बनी पुलिया टूट गई। पुलिया टूटने से एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से संपर्क इनका टूट गया। सड़क टूटने से ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। खरगोन जिले में लगातार बारिश और इंदिरा सागर के साथ ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण नर्मदा के निचले क्षेत्र बड़वा, महेश्वर और कसरावत क्षेत्र में नर्मदा के जलस्तर की निगरानी चल रही है। महेश्वर में नदी का जलस्तर 144 मीटर के आसपास है, जो सामान्य से 4 मीटर ज़्यादा है। खतरे का निशान 149 मीटर है। यहाँ घाटों की 2 सीढ़ियाँ डूब गई है। नर्मदा घाट स्थित शिवलिंग भी डूबा नजर आ रहा है। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित बाड़ेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी पानी दिख रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन कोटवारों के जरिए मुनादी करवा रही है। कसरावत और महेश्वर में लगातार बारिश जारी है। बीते 24 घंटे में 1 इंच बारिश का अनुमान है। नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर डैम और इंदिरा सागर डैम से आने वाले भारी जल की वजह से गेट खोले गए और इन गेट खोलने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में हमारे एसडीआरएफ की टीम, हमारी पुलिस की टीम, स्थानीय नाविक, केवट आदि के माध्यम से किनारे के सभी गांवों में मुनादी कराई गई है। गुना के बटावदा स्थित पीएमसी एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में तेज बारिश के चलते स्कूल परिसर में अचानक से पानी भर गया। स्कूल के बाहर बह रही नदी अचानक इतना तेज बहाव में बहने लगी कि स्कूल छोड़ने की मोहलत तक ना मिली। सूचना मिलने पर मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने शिक्षकों की मदद से बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया। रेस्क्यू के बाद बच्चों को वैकल्पिक रूट से होते हुए सुरक्षित गाँव में पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग निचले क्षेत्र में बनी हुई थी, जिसके चलते ये पानी भरा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार, शुभ रात्रि।